वेलकम यू ऑल। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो रोटेशनल मोशन से होंगे। उनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट्स एंगुलर मोमेंटम, कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूसिंग टॉर्क and components of torque, relation between angular acceleration and angular acceleration and moment of inertia and relation with angular velocity। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक कंपैरिजन जो है दैट इज बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन वो आपको याद रखना है। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है या रेक्टिलिनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन यहाँ जो रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। आप वहां पे अगर x या s डिस्प्लेसमेंट मानते हैं तो ds by dt या dx by dt आपको वेलोसिटी देता है और चेंज इन वेलोसिटी गिव्स एक्सेलरेशन, या इनका डबल डेरिवेटिव d2s by dt स्क्वायर गिव्स एक्सेलरेशन और ds by dx2 by dt स्क्वायर आल्सो गिव्स एन एक्सेलरेशन। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या है, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये याद रखना है आपका। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एंगुलर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर जिस पाथ फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगल चेंज होगा। सो योर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, योर डी थीटा बाय डी थी gives a change in angular displacement with time gives angular velocity omega, and your d omega by dt change in angular velocity, जैसे यहाँ पे change in linear velocity gives acceleration, तो यहाँ पे change in angular velocity gives angular acceleration alpha, or you can write in terms of this d cos theta over dt square is equal to alpha. This angular acceleration in terms of displacement, this is linear acceleration in terms of displacement, this linear acceleration in terms of linear velocity, this is angular acceleration in terms of angular velocity, and this is linear displacement gives the linear velocity, this is linear angular displacement gives the angular velocity. तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि रोटेशनल मोशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट्स एंगुलर एंड रिप्रेजेंट, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, while in case of rectilinear motion you represent the displacement in terms of linear motion or x or s or y component होगा, z component whatsoever, but that will be exclusively a linear displacement. So अब हम the question जो डिस्कस करने वाले हैं that is the relation between linear velocity and angular velocity। हम angular velocity और linear velocity को कैसे relate करते हैं, तो उसको आप फिलहाल याद रखें कि अगर एक पार्टिकल है, सपोज मैं 3D मानता हूं और एक पार्टिकल है यहाँ पे और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम फ्रॉम P1 इट मूव्स टू P2, यहां तक पहुंच गया। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इसने की है वो इसने यहाँ पे एंगल स्मॉल d थीटा बनाया और यहाँ पे एक छोटी सी आर्क dr बनाई डिस्प्लेसमेंट में। तो dr इज एन आर्क, और समटाइम्स इफ आई अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा, यहाँ पे लाइन डाल दूंगा, फॉर अप्रोक्सीमेशन आई कैन टेक दिस आर्क इज इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट लाइन फॉर अप्रोक्सीमेशन। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट with respect to small angular displacement and this r radius remains a constant, then I can write, I know that theta is equal to arc over radius, ये आप जानते ही ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे कितना थीटा हुआ, for small change you get arc with the dr, small dr divided by radius is r. So this symbolizes, you can write dr is equal to d theta cross r. On differentiating with respect to time, on differentiating with respect to t, we get dr over dt is equal to d by dt cos r. R is constant, you cannot differentiate it, but this is a change in angular displacement with respect to time. This will give you d theta by dt will give you omega, and this is linear displacement. dr by dt gives you v, so you can substitute, you get v is equal to r this omega cross r. This is the relation between linear velocity and angular velocity. So v is equal to r omega, you can write in a magnitude form.
So ये रिलेशनशिप है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। अगर आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि इफ यू हैव ओमेगा इज एन एंगुलर वेलोसिटी, यू कैन राइट डी थीटा बाई डी टी। सो अगर पार्टिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इट मेक्स एन डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। सो यहाँ पे पार्टिकल P1 से P2 चला गया, मेकिंग एन डिस्प्लेसमेंट एक्स, आर्क एक्स एंड मेकिंग एंगल थीटा। So you know that theta is equal to arc bata radius, so you know x by r. So you can write omega is equal to d by dt of, तो यहाँ थीटा के बजाय आप x by r लिखेंगे। So omega is equal to ये r बाहर आ जाएगा, you can have dx by dt. This dx by dt is a linear velocity, so omega is equal to v over r, or v is equal to r omega. This is another way to solve it. This is another relation between linear velocity and angular velocity. So there is now angular acceleration. You can write angular acceleration is alpha, that is d omega by dt, change in angular velocity with respect to time. So alpha is also d by dt of, this is d theta by dt. So you get alpha is equal to d2 theta over dt square. This is angular acceleration in terms of angular displacement. This is angular acceleration in terms of angular velocity. इसके बाद एक important term है, that is angular momentum. What is angular momentum? Suppose फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, एक पार्टिकल यहाँ पे है, is r, pushing matter is moving in a circular path. अगर मैं इस पार्टिकल को प्रोड्यूस करूंगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं एंगुलर मोमेंटम P मान रहा हूँ, उसका लीनियर मोमेंटम P, इट मेक्स एंगल थीटा विद R. सो द L रिप्रेजेंटिंग एंगुलर मोमेंटम L is equal to R cross P, or mod of L is equal to RP sin theta. If theta is 90 degree, then sin 90 is 1. So your angular momentum is maximum, it's RP. So ये theta decide करेगा जो P और R के दरमियान है. If it is 90 degree, then your angular momentum will maximum. अगर यहाँ पे 90 से कम है, then you have to resolve this R. और R का जो sin component है, that will be multiplied with P. और या तो P को resolve करना है, then the sin component of P is multiplied by R. So either you have P momentum का sin component, or you have R का sin component. So the angle between P and V, तो आपको resolve का, अगर ये 90 डिग्री नहीं हुई, if P and R are not perpendicular to each other, then you have to resolve. तो coordinate system डाल के आप resolve करेंगे, you will get the P sin component in right angle to with R, then you can multiply the two, you get the angular momentum, maximum angular momentum. So वो अलग बात है कि आप कैसे उसमें डिटेल डिस्कशन है, बट फिलहाल आप याद रखें कि L is equal to R into P is a vector form. How we can find out the component of L, or L is equal to R into P. So L is equal to R, and P is momentum, there is mass into velocity. So L is equal to mvr. This is another way when you write angular momentum in terms of linear velocity. This is the angular momentum in terms of linear velocity. But here we are supposed to solve the components of angular momentum. That's written R cross P. How we can write this? So L is equal to R. R has its own component. Let this R has its components R equal to xi plus yj and zk, and P has its own components pxi, pyj and pzk. Obviously, the momentum has three components along the three respective axes, the way you have an R three components along these three respective axes. So when you the cross product, when you solve it, you have to use a Kiemer's rule or determinant form. So you have I, J, K.
this direction part of 3s respect to axis, and then you put down the magnitude. This x along the x-axis, j along the y-axis, this is magnitude along the z-axis of r. Then you do the momentum part along the x-axis, momentum part along the y-axis, and momentum part along the z-axis. Then you multiply for. So you know the multiplication is I, this line and this line will be dropped. You get the multiplication of these four, this y, p, z, this I times y, p, z minus z, p, y, z, p, y minus g. पहला प्लस होता है फिर दूसरा माइनस होता है. ये लाइन, this line will drop. You have these four to cross multiply करें. This and this x, p, z, x, p, z minus z, p, x plus k times this line and this line भी drop. अब आपके पास ये चार बच गए, इनको मल्टीपल करना है आपस में. x y p, x p y minus y p x. These are the. So you can write now this L will be equal to y p z minus z p y टाइम्स आई. यहाँ माइनस प्लस लगा देंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, अंदर बचेगा जेड पी एक्स, क्योंकि ये माइनस था प्लस बनेगा, माइनस ये प्लस था माइनस बनेगा, एक्स पी जेड प्लस सेम एक्स टाइम्स जी एंड एक्स पी वाई minus ypx times k. So this will be the L. L is its own components. This will be the Lxi component, and this will be Ly component of angular momentum, and this will be Lz component of momentum. So you got the three components of angular momentum. So Lx comes out to be equal to, you can write it above line. So your Lx will be equal to angular momentum Lx ypz minus zpy, and your y component of angular momentum will be equal to zpx minus xpz, and your z component of angular momentum will be xpy minus ypx. These are three components of angular momentum along the three respective axes, and you know angular momentum is either mvr or rp sine theta or theta maximum. You have a rp. Now we are talking about the three-dimensional. So suppose there are some special cases that if the particle is on xy plane, a particle is on this x, this y, and this z. A particle is on this plane, then this z will be equal to 0. If object is at or particle is at xy plane, then z is equal to 0. Therefore, z momentum will be also equal to 0 and z will be also equal to 0. Anywhere substitute, you get here this 0, this is 0, this is 0, this is 0. You get only the angular momentum component. Lz will be equal to xpy minus ypx. This will be the angular momentum component only along the z-axis if the object is on xy plane. Similarly, if object is on xy plane was this, now xz plane, then y is equal to 0. So wherever you find the y, the py of momentum is 0, y is 0, the py of momentum is 0 and y is 0. These two becomes 0. So Lx becomes 0, Lz becomes 0. So Ly will be equal to zpx minus xpz. Similarly, if particle lies on xz yz plane,
then x is equal to 0 and px is equal to 0. So you get angular momentum this 0, x pz, this is 0, this is 0, and this is 0, this is 0, and you get Ly equal to 0, you get Lz equal to 0. The only angular momentum part you get, that's Lx. Y pz minus z py. So these are the three cases. Now, what did you conclude now out of this? वो इसका मतलब है जब मैंने कहा कि एक्स वाई प्लेन पे पार्टिकल है तो उसका z कंपोनेंट 0 है, ना z कंपोनेंट मोमेंटम है, ना r का z कंपोनेंट, ना r का z वैल्यू है, ना p का z वैल्यू है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द z एक्सिस. z एक्सिस का ही कुछ वैल्यू निकला, बाकी 0 निकले. तो इसका मतलब है अगर एक्स वाई प्लेन पे पार्टिकल मूव कर रहा है, if the particle is moving on xy plane, then angular momentum is along the z axis, that is perpendicular to the plane. अगर ये x है, ये y है, ये z है, अगर इस पे पार्टिकल मूव ऐसे कर रहा है, इस प्लेन, अगर ये x है, ये y है, ये z है, xy प्लेन पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे, तो दैट इज रोटेटिंग अलोंग द z एक्सिस. वो तो फिर z एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड्स होगा अलोंग द z एक्सिस. और अगर इस वाले पार्टिकल यहां पे है एक्स वाई एंड जेड, एक्स जेड प्लेन, तो वो ऐसे मूव करेगा, दैट विल बी रोटेटिंग अलोंग द वाई एक्सिस. सिमिलरली अगर आपका पार्टिकल इस वाले प्लेन पे होगा, इस वाले प्लेन पे, यानी कि जेड और वाई के प्लेन पे होगा, यहां पे होगा, तो वो फिर ऐसे रोटेट करेगा, यहां पे इस प्लेन पे होगा, दैट विल बी रोटेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस. को आपका जो पार्टिकल जिस प्लेन पे है, उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर अदर एक्सिस होगी, उसी के डायरेक्शन, वहां से ही डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा. सो दिस इज द हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्पेशल केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द टारक. थैंक यू वेरी मच.